नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बजते ही पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। कहीं टिकट के लिए कशमकश चल रही है तो कहीं दल बदल की सियासत भी जोर पर है। सियासी पार्टियों के नेता सत्ता हासिल करने के लिए तमाम दाव पेच आजमा रहे हैं। चुनावी महाकुंभ में इस वक्त राफेल, राम मंदिर, एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं, गरमाए हैं। लेकिन देश के युवा आखिर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा अहम है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम धौलपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में युवाओं के बीच में पहुंची। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है। यहां के नौजवानों ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा। 2019 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम सियासी दल जोर आजमाइश में लगे हैं। हर कोई वोटरों को अपने पाले में करने की जुगत में लगा है। देश में होने वाले आम चुनाव में एक बार फिर से नौजवानों की अहम भूमिका होने वाली है। बड़ा सवाल ये है कि देश के युवा वोटर नई सरकार को लेकर आखिर क्या सोचते हैं। क्या वर्तमान सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई है? शिक्षा, रोजगार जैसे अहम मुद्दों को लेकर क्या युवाओं के सपने पूरे हो पाए? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज धौलपुर के एसएन कॉलेज के कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। धौलपुर जिला करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। बीजेपी के मनोज राजौरिया करौली धौलपुर से वर्तमान सांसद हैं। एक सांसद के तौर पर मुख्य चंबल लिफ्ट परियोजना को चालू करना धौलपुर स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन धौलपुर का डांग क्षेत्र अब भी प्यासा है। डांग क्षेत्र में रोजगार और उद्योग धंधे अब भी बड़ी समस्या है। धौलपुर में उच्च शिक्षण संस्थान और तकनीकी कॉलेजों की कमी की वजह से युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए यहां से पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की बाजी किसके हाथों में होगी? क्या भीलवाड़ा के मौजूदा सांसद युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? हम सीधे चलते हैं युवाओं के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं भानु शर्मा। यंग इंडिया का कारवां पहुंचा धौलपुर जिले के एसएन कॉलेज धौलपुर में। हम यहां जानेंगे युवाओं के दिल की बात। 2019 में देश में कैसी सरकार चाहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सरकार से आपकी उम्मीदें क्या हैं? हमारा तीसरा सवाल है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारा चौथा सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए पीएम बनते हैं तो क्या करते हैं? हमारा पांचवा सवाल है, आपका सांसद आपकी कसौटी पर कितना खरा उतरा? हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल की कि 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं युवा? यहाँ पे इतना रेप और क्राइम हो रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो ये शहीद हुए हैं उनकी जो गर्ल्स हैं उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उनको पढ़ाया जाए। 2019 में सरकार चाहते हैं मतलब जो मजदूर लोग हैं उनको बेरोजगार रहे, बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, और जो सड़क पे चलते हैं लोग उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उन पे रोड जो और बिगर हेलमेट निकल रहे हैं उनको हेलमेट लगाना चाहिए। मतलब गर्ल्स को ज्यादा सपोर्ट किया जाए, क्योंकि है ना गर्ल्स बहुत मतलब वो कर सकती हैं पर उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं लोग, क्योंकि है ना जो लोग हैं सोसाइटी है उनकी सोच बहुत खराब है, सोच को बदलना है उसे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षा, दीक्षा, मानव की सुरक्षा और धरातल स्तर पर जो योजनाएं वो चला रही है वो पहुंचे। साथ ही महिला सुरक्षा से लेकर के देश सुरक्षा और देश में विदेशों में भी देश की स्थिति किस तरीके से मजबूत हो, यानी कहीं न कहीं एक सामान्य नागरिक उस सुशासन में अपना पूरी तरीके से जीवन यापन कर सके। सरकार से सबसे पहले तो उम्मीद क्या है? सबसे पहले जब सरकार आती है तो बहुत सारे प्रॉमिसेस कर दिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। मतलब जब वोट मांगने का टाइम आता है तो प्रॉमिसेस इतने सारे होते हैं कि इंसान के ऊपर बर्डन तना आ जाता है कि मतलब एक पर्टिकुलर इंसान हम चूज ही नहीं कर पाते कि हम किसको पर्टिकुलर वोट दें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिसेस इतने सारे कर दें। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि जनता क्या मतलब सरकार क्या करे कि अपने प्रॉमिसेस को पूरा करे। सबसे पहले आतंकवाद मुक्त चाहिए। दूसरा जो गर्ल्स फ्रीडम है वो थोड़ा मतलब हालांकि सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन फिर भी गर्ल्स कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सवाल पर, सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं?
आने वाली जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, जैसा कि अभी बताया है पहले कि हमारे जो विशेष मुद्दे हैं उन पर सरकार विशेष रूप से चिंतन करे। और जो शिक्षा का स्तर बताया जा रहा है उसमें से जो युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है और जो आतंक वाली बात है और जो कर्ज माफी वाली जो बात है, ऐसे जो विशेष मुद्दे इन पर दृढ़ता से सरकार जो भी बनाई जा रही है वो चर्चा करे कम से कम। मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि जो विधानसभा का इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन, सांसद का इलेक्शन, जो सभी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कम से कम जो लड़ते हैं उनके लिए कम से कम 5 साल जो अपनी लगाई जाए सरकार में और रिजर्वेशन को एंड किया जाए और धारा 370 को हटाया जाए और बेरोजगारी पे बात किए जाए, महिला पे बात किए जाए, किसान पे बात किए जाए और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर किसान सरकार बात करे। सरकार से हमारी उम्मीद है कि किसानों को उन्हें के लिए प्रॉपर बजट दिया जाए, जो कि बजट ना देते हैं और ये उनसे ऊपर होते हैं जो भ्रष्टाचार में वो आके खा जाते हैं और इन्हें प्रॉपर बजट नहीं मिल पाता। इस कारण वो किसान कर्ज लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। फिर सरकार ये मुद्दा बना लेती है कि इसका कर्ज माफ होगा। भारत के युवा को ऐसी सरकार चाहिए जिस देश का प्रधानमंत्री युवाओं से जुड़ा हो, डायरेक्ट संबंध हो। इस प्रकार की सरकार भारत को चाहिए। हम बात करेंगे अपने तीसरे सवाल पर, सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। इस सवाल पर हम लेंगे युवाओं से राय। हमारा सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि करप्शन ना हो, रोड सेफ्टी अच्छी हो और यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। यहाँ जैसे पानी की समस्याएं हैं बहुत सी जगह, तो वो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा इंडिया ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया होना चाहिए। हमको सबसे पहले भारत को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि विदेश भी इतने साफ सुथरे रहते हैं, वैसे ही हमारा इंडिया भी होना चाहिए। और ये जो भिखारी बन जाते हैं, भिखारियों को क्या बेरोजगार नहीं है, उनको भी सब कुछ बेरोजगार मिलना चाहिए। और ये कटोरा ले लेके मंदिरों पर बैठ जाते हैं, क्या वो भी पैसा नहीं कमा सकते? उनके भी तो 2 हाथ 2 पैर हैं। ऐसे सब कुछ इन लोगों को ऐसा ये सब चीज रोकना चाहिए। मेरे सपना एक ऐसा है कि हिंदुस्तान को कोई एक बिजनेसमैन नहीं चलाना चाहिए। मेरे सपनों का जो गवर्नमेंट मैंने जो चुना है वो वही गवर्नमेंट को बंदा चलाना चाहिए, ना कि बिजनेसमैन। किसान खुशहाल होना चाहिए, माँ बहने सभी खुशहाल होने चाहिए। शिक्षा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में IIT, मेडिकल व्यवस्था, ये सब सारी होनी चाहिए शिक्षा के लिए। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए जड़ से। आतंकवाद का नाम निशान नहीं होना चाहिए। घर में कट्टा बंदूक भी नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद तो होती क्या चीज है। सबसे पहले तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए और विदेशों में जितनी जो सफाई स्वच्छता अभियान चल रहे हैं वैसे ही अभियान हमारे देश में चले। हमारे देश में जो स्वच्छता अभियान चल रहे हैं उनके नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। लोग आते हैं, झाड़ू उठाया, फोटो खिंचाए और अपने घर गए। उसी की तरह अगर मन लगाकर सारे जो अधिकारी वो हैं भ्रष्टाचार मुक्त होकर अपना काम करते हैं तो हमारा देश स्वतः ही एक अच्छा देश बन जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने चौथे सवाल पर, अगर आप एक दिन के PM होते तो क्या करते। अगर मैं अपने विचार दूं, अगर मैं एक दिन का PM होता तो सबसे पहले धारा 370 को खत्म करता। दूसरा, आरक्षण या तो सबको देता या किसी को आरक्षण नहीं देता। तीसरा, राम मंदिर का निर्माण करवाता मैं। ये विशेष मुद्दे रहते अगर मैं एक दिन का PM बनता तो। अगर मैं एक दिन का PM होता तो सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया की वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके चक्कर में जितने कांड होते हैं, जितनी भी चीजें होती है वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में। तो सबसे पहले उन बच्चों तक की शिक्षा बढ़ाता। जो भी कश्मीर में कांड हुआ, जो भी बच्चे हैं वहाँ के वो पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले उन तक एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि जो उनका एनवायरमेंट होता है वो उस लेवल का नहीं होता कि वो थोड़ा समझ सकें। इसलिए सबसे पहले तो वो मेन जरूरी था। और जैसे भैया ने बोला कि 370 जो धारा है सबसे पहले वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो एरिया है वो उन्हीं लोगों का है। जब तक यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाएंगे तब तक की नहीं बढ़ेगा इंडिया। अगर संभव होता तो मैं जरूर एक दिन के लिए जो शहर में भारत में पूरा जो असंवेदनशील जो माहौल बना है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता। साथ में जो भ्रष्टाचार है और जो न्यायपालिका की जो लंबित मामले हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं एक दिन के अंदर अगर जो भी गतिविधियां मेरे द्वारा हो पाती तो मैं उसको करता। अगर मैं एक दिन की PM होती तो सबसे पहले जो मुद्दा है मेरे लिए अहम, मिलावट, उस पे जाके चेक करती, क्योंकि बहुत सारी दुकानें ऐसी जहाँ पे मिलावटी दूध, दही, मिठाइयाँ जिनको खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन पे जाके सबसे पहले छापे मारती। उसके बाद उन पे सख्त कार्रवाई होती और मैं जरूर करवाती उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई। दिन का प्रधानमंत्री होता तो मैं शराब, सिगरेट और ड्रग को भारत से बंद कर देता और जो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा 24 घंटे में, और जो लड़की झूठे आरोप लगाती है लड़के पर उसे भी 24 घंटे में फांसी की सजा। मेरे हिसाब से अगर मैं एक दिन की PM होती तो सबसे पहले पाकिस्तान को
खत्म करा के आतंकवाद मुक्त भारत बना देती। हमारा 5वां सवाल है, आपका सांसद आपकी कसौटी पर कितना खरा उतरा? हमारे धौलपुर के सांसद मनोज राजौरिया जिनको हमने धौलपुर में देखा भी बहुत कम है और उन्होंने हमारे धौलपुर को अनदेखा किया है। कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें जाने कि ये हमारे सांसद हैं। मनोज राजौरिया से स्पेशल मैं मिलने गई थी, मेरे फादर के कैंसर हुआ था तो मैं उनसे स्पेशल जाके मिली थी, फिर भी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। एक बार हम लोगों को दिल्ली में जाके पापा जी को ले जाके बस एक बार उनको डॉक्टर से मिलवा दिया, उसके बाद से उनको कुछ भी ना पूछा ना कुछ। और उसके बाद से मेरे फादर अभी एक्सपायर हुए, उसके बाद में मेरे भैया ने भी मिलने को उनसे बहुत कोशिश की लेकिन वो मिले ही नहीं। फिर मेरी माँ ने भी उनसे बहुत कोशिश की लेकिन की जो रोडें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बजट नहीं आता है, बजट तो आता है रोड बनवाने के लिए लेकिन वो बीच में कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता। तो उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ की रोडों को सही बनवा दें। पहली बार अभी मैं जा रहा था बोर्ड पे दिखा, लेकिन उन्होंने मैंने सुना था कि एक गांव लिया था गनेदी, गोद लिया था जिसमें काफी सुविधाएं नहीं है, जिसे स्मार्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, गोद लिया गया उनके द्वारा। और दूसरी बात ये मुद्दा है धौलपुर जिले के लिए कि हमेशा से करौली लोकसभा क्षेत्र से आदमी छोड़ा जाता है, धौलपुर शहर से धौलपुर जिले से कभी कोई लोकसभा क्षेत्र से आदमी नहीं जाता है। ये हमारे लिए एक मुद्दा है धौलपुर में। और दूसरी बात ये है कि जो सांसद हैं वो धौलपुर के लिए बिल्कुल ध्यान देते हैं। हमारी जो एक सबसे बड़ी 9 गेज लाइन है उनको रुकवाने में जो सबसे बड़ा दायित्व बनता है वो सांसद मनोज राजौरिया जी का है। सांसद मनोज राजौरिया जी जो कि खुद एक पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में 100 करोड़ की लागत से धौलपुर में पुरानी छावनी के पास एक मिनी एसएमएस हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है, जो सुविधाएं हमें जयपुर, आगरा और दिल्ली के लिए जाना पड़ता था हमें इलाज के लिए, वो सुविधाएं हमें अब धौलपुर में मिलेंगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिस पासपोर्ट को बनवाने के लिए हमें जयपुर तक भागना पड़ता था, दिल्ली तक जाना पड़ता था, वो पासपोर्ट सेवा केंद्र धौलपुर में खुल चुका है। और एयरपोर्ट, हमारे हवाई पट्टी, हमारे भाई बंधु जो विदेश में पढ़ते हैं जिन्हें दिल्ली उतर के धौलपुर तक आना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट धौलपुर में ही लैंड करेंगे। ठीक है ना। केंद्रीय विद्यालय जो कि हमारे शिक्षक हैं उनके विद्यार्थियों के लिए भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए केंद्रीय विद्यालय खुला है। राजाखेड़ा के अंदर कॉलेज खुली है। डॉक्टर मनोज राजौरिया हैं, वो हमारी कसौटी पर कुछ खरा उतरी हैं, कुछ नहीं उतरी हैं। उन्होंने बसेड़ी में मॉडल स्कूल का निर्माण करवाया था तथा धौलपुर में भी उन्होंने 29 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करवाने के लिए फैसला लिया है तथा उन्होंने चम्बल और जो करौली में माता का मंदिर है उसके स्वदेश दर्शन के लिए 17 करोड़ की लागत से उसको बढ़ावा देने की कोशिश की है। धौलपुर करौली के सांसद है मनोज राजौरिया, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक की सारी प्रॉब्लम्स को सुने और उन्हें गवर्नमेंट तक पहुंचाए, जिससे उन्हें पता चले कि धौलपुर करौली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है पब्लिक्स को वो उनको सॉल्व करें। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि किसानों को कर्ज लेना ही नहीं पड़े। SC/ST वाले वो 45-40 पे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए आरक्षण तो मुफ्त ही होना चाहिए। यही निवेदन है सरकार से कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाए। हमें एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार का चुनाव करना चाहिए जो देश हित समाज हित के बारे में सोचे। हम पहले सवाल पर बात करते हैं कि कर्ज माफी कितनी जायज है। मेरे हिसाब से कर्ज माफी गलत है।
सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे किसानों को संसाधन दिए जाएं, बीज दिए जाएं, खाद दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था। रात को 2-2 घंटे किसानों को, इतनी ठंड में, अभी कुछ समय पहले ठंड कितनी पड़ रही थी, उसमें रात में लाइट दे रहे हैं, किसान पानी दे रहा है खेतों में, ये गलत है। यहाँ कर्ज माफी कहाँ तक सार्थक है? मुझे नहीं लगता कि कर्ज माफी कर्ज लेना चाहिए किसानों को। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि किसानों को कर्ज लेना ही नहीं पड़े। और जो लोग इसको राजनीति बना करके 5 साल पहले चुनाव में आते हैं और इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके चुनाव लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं अब मुझे तो लगता है कर्ज माफी पूरी तरीके से एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। सरकार को कुछ ऐसी पहले करनी चाहिए कि किसान को कर्ज लेना ही ना पड़े, और कहीं ना कहीं जो किसान को सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से कर्ज माफी सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े किसानों को फायदा होता है, छोटे किसानों को नहीं होता है। कर्ज माफी तभी की जाए जब कोई प्राकृतिक आपदा आए। कर्ज माफी के 50,000 से कम की जाए। मेरे हिसाब से कर्ज माफी पूरी तरह से बेकार है। 0% ये सही है, क्योंकि आज की डेट में हम किसान का कर्ज माफ कर देते हैं। किसान 5 मिनट के लिए या 1 दिन 2 दिन खुश रह लेता है, लेकिन उसके बाद जो अमाउंट है, जो बजट है कर्ज माफी का, वो आता कहाँ से है? सीधे सीधे टैक्स के रूप में जितनी भी वस्तुएं हैं जो किसान खरीदता है उन्हीं पर वापस लगा दिया जाता है, और आपसे ही उसे लिया जाता है। वापस जो कर्ज माफी है वो कर्जदार दोबारा बन जाता है और दोबारा कर्ज ले लेता है किसान। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सवाल पर कि आरक्षण पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा कहा जाता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन यहाँ समानता नहीं है। और SC ST को देखो, अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनका 40% पे अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है। और जो जनरल कास्ट वाले हैं उनका अगर 80 से अबव नहीं है तो सिलेक्शन बहुत कम होता है। मेरिट लिस्ट में कट ऑफ जाती है तो SC ST का सिलेक्शन हो जाता है और जनरल वाले रह जाते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए और आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए। आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए, क्योंकि जो जनरल कास्ट है वो हमेशा पीछे ही रह जाती है, और वो कितनी भी होशियार हो, 90% एबव हो तो भी वो रह जाती है। और ये SC ST वाले वो 45-40 पे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आरक्षण तो मुफ्त ही होना चाहिए। आरक्षण सबको समानता का अधिकार है, और जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण अच्छा मिलना चाहिए। आरक्षण एक्चुअली है। आप जैसे आरक्षण देखो तो बहुत ही कम % वाले लोग, जिन्हें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। आप लोग बात करते हो देश के विकास की, तो देश का विकास तब होगा जबकि एक काबिल इंसान सही जगह पर होगा। आरक्षण एक ऐसी बुराई है हमारे देश में जिसकी वजह से हमारा भारत गड्ढे में जा रहा है, और जब तक इस आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारा भारत एक प्रगतिशील देश नहीं बन सकता। इसीलिए आरक्षण को खत्म किया जाए और भारत को आरक्षण मुक्त बनाकर सबको समानता का अधिकार दिया जाए। हम बात करेंगे अपने तीसरे सवाल पर, देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, आज देश की शिक्षा पर ही सब कुछ निर्भर है। जैसा कि हमारे देश की अगर शिक्षित लोगों का देखा जाए तो 50% देश की आबादी शिक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं जब पूरा परिवार शिक्षित होगा तो उसी से देश का विकास की एक राह खुलती है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारे जो महान महापुरुषों थे उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं सरकारी शिक्षा में ये मांग रखूंगा कि जो हमारे महापुरुष थे उनके बारे में हमारा देश पढ़े। आज हमारे देश में किसी से अगर ये पूछा जाए कि हमारा हीरो कौन, तो वो उनको सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोगों को अपना हीरो बना रहे हैं। पर वास्तव में जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराया, जो हमारे आइडियल थे, और शिक्षा पर ही देश की उन्नति निर्भर है। आज भारत में शिक्षा का स्तर है, उसको इस प्रकार बदलने का प्रयास भारत का युवा कर रहा है, और सरकार ने जिस प्रकार के कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। कहीं ना कहीं हमें बाबर अकबर हुमायूं पढ़ाया जाता है। जब बचपन में बाबर अकबर हुमायूं पढ़ाया जाता है, लेकिन महापुरुषों की जीवनी को हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें से हटा दिया गया है। मेरे हिसाब से शिक्षा में सबसे पहले तो जो शिक्षक स्कूलों में नहीं है उनकी व्यवस्था की जाए। सरकारी विद्यालय जो अभी कुछ समय बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए थे उनको पुनः चालू करा जाए, क्योंकि बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ रहा है क्रमोन्नत के बाद, तो वो स्कूल फिर चालू हुआ। और जो शिक्षक BLO के तौर पर लगा दिए गए हैं और 50 काम उन पर चुनाव के डाल देते हैं कहीं ना कहीं, तो शिक्षकों को फ्री कराया जाए जिससे वो विद्यार्थियों को पढ़ा सके। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि उसे एक रोबोट बना दिया जाता है कि बेटा तुझे 10th में इतने % बनाना है, 12th में इतना बनाना है, तुझे इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, और उसे केवल किताबों में ठूस दिया जाता है। मेरा एक यही निवेदन है सरकार से कि
पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि माँ बाप बच्चों को इतना रोबोट के रूप में उसे यूज करते, फिर बुढ़ापे में देखते हैं कि इसके अंदर बच्चे का जब संवेदनाएं खत्म हो जाती है तब माँ बाप ढूंढते हैं कि ये हमारा आदर नहीं कर रहा है या हमें आदर नहीं दे रहा है। सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेकार है, सिर्फ दिखावा है शिक्षा के नाम पर। ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कि जिन बच्चों के पास एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, वो सिर्फ नाम की डिग्रियां हैं, उनके पास स्किल नाम की कोई चीज नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना स्कीम भी लाई सरकार, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा स्किल नहीं डेवलप हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आए, जिससे हमारे छात्रों को कुछ मिले। अब हम बात करेंगे अपने चौथे सवाल पर। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? सर, इस बार का चुनावी मुद्दा आतंकवाद है, जो कि इतने लोग अपने जवान शहीद हुए हैं, उसके ऊपर उन लोगों की जानें गई हैं, उस पर ज्यादातर चिंतन करने की बात है। आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहिए, और ये जब मिटेगा जब एक एक इंसान उस पर ध्यान देगा। और सबसे बड़ी बात है आरक्षण को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को समांतर अधिकार है उसका। हर को एजुकेशन भी देनी चाहिए सब अच्छे से, जिससे उसे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, और सभी को बेरोजगार मुक्त करना चाहिए, सभी को रोजगार देना चाहिए। आजकल जो आतंक फैला हुआ है, जैसे हमारे देश में काफी सैनिक शहीद हुए हैं, उसके ऊपर मतलब उसको या तो खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल, और जो जम्मू में 370 जो धारा लगी हुई है उसे बिल्कुल मिटा देना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण या तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए या फिर किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। पहला मुद्दा है राम मंदिर। एक हिंदू राष्ट्र होते हुए भी एक राम मंदिर बनना एक बहुत बड़ी बात बन रही है। और दूसरा है कि लोकसभा, पहले पाकिस्तान में लोकसभा होने से पहले एक बार शोक सभा होना बहुत जरूरी है, जो जन जन की पुकार है। और तीसरा है वो रिजर्वेशन, जो जितना भी रिजर्वेशन है वो खत्म होना चाहिए। ये 3 मेन मुद्दे हैं। मेरे हिसाब से इस साल का लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद। आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से मिटा देना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, धारा 370 हटानी पड़े, घर में घुस के मारना पड़े पत्थरबाजों को। जो सेना पत्थर खा रही है खड़ी हो, वो पत्थरबाजों को मारे ना, क्यों सरकार क्यों चुप बैठी है? आदेश दे और मरवाए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी ये नहीं हो रहा है, तो कब होगा? तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा इस बार शायद आतंकवाद। सरकार का इस बार मुद्दा रहे कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करे, और जो हमारे बीच में गद्दार छुपे हुए उन्हें जड़ से खत्म करे, और आतंकवाद और ये रिजर्वेशन वाला है इसको खत्म करे। तो इस साल का सबसे ज्यादा जो चुनाव में आने वाला है, अगर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा। आतंकवाद भी रहेगा, लेकिन जो भी युवा पढ़े लिखे हैं उनको बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे इंडिया लेवल पे हो, कहीं भी हो, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हम बात करेंगे अपने 5वां सवाल। 5 साल में सरकार बदलने की परपाटी को आप कैसा मानते हैं? 5 साल में सरकार बदलने की जो परपाटी है वो बहुत गंदी परपाटी है। इसका अर्थ यही है कि 5 साल में जो अन्य एक सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो योजनाओं का निर्माण करती है, निर्वहन करती है और उन्हें संचालन करती है। लेकिन जैसे ही कोई अन्य दूसरी विचारधारा की सरकार आती है, वो अपना आधा समय उन योजनाओं का नाम परिवर्तित करने में और उन योजनाओं को बंद करने में और उन्हीं योजनाओं को दोबारा इम्प्लीमेंट में लाने के लिए सिर्फ नाम बदला जाता है और काम वही रहता है। इसमें अपना आधा समय व्यर्थ कर देती है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं नहीं होना चाहिए। हमने देखना चाहिए कि हमें एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार का चुनाव करना चाहिए जो देश हित समाज हित के बारे में सोचे, ना कि किसी स्वयं के जो चाहते हैं उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करे। हमें ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहिए, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनाव करना चाहिए, वो सामाजिक समस्याओं को समझे, सामाजिक मुद्दों को हल करने का प्रयास करें। वर्तमान में जैसा देखा जा रहा है कि सरकार की जो परिपाटी 5 साल में सरकारें नई आती हैं, पुरानी जाती हैं, कुर्सियां बदलती रहती हैं, तो उनका कुर्सी के हिसाब से उनका मन भी बदलता रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी हो, उसको राष्ट्र सर्वोपरि होनी चाहिए। सर, 5 साल बाद जैसे सरकार चेंज होती है, उससे पता चलता है कि अपन 5 साल में उस सरकार से जुड़ जाते हैं और वो अपने लिए अच्छे काम भी करती है सारे। पर 5 साल बाद जब सरकार चेंज होती है तो अपन उससे जुड़ने में टाइम लगता है, तो इससे अपने ऊपर बहुत गलत चीज है ये। बिल्कुल सही बात है, सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार इसलिए चेंज होनी चाहिए क्योंकि जो लोग तानाशाही करते हैं ना, सरकार में आ गए, अब वो ये समझता है हम ही हैं जो,
और उन्हें जनता जवाब देती है 5 साल बाद, और जनता को जवाब देना भी चाहिए, उन्हें उखाड़ के फेंकना भी चाहिए। जो 5 साल बाद जो पार्टी बदलती है, जैसा कि अभी आपने बताया था कि मतलब कोई भी योजना चलाते हैं तो वो योजना 5 साल में पूरी नहीं हो पाती, तो दूसरी सरकार जब आती है तो वो उस योजना को बंद कर देती है। अब अगर वो योजना सही है तो आप उसे चलने दीजिए ना, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत भी है। पास खास कार्यक्रम यंग इंडिया के कार्यक्रम में हमने जानी युवाओं के दिल की बात, जानी उनकी नई उम्मीदें। कल फिर मिलेंगे नए कैंपस में, जब तक के लिए नमस्कार। Co-powered by अमूल बॉडी वार्मर। अब रहो कॉम्फी, किंग्स रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सेहत जिसके पास करे हर दिल पे राज। प्रायोजक एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। शाम 5:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। बीजेपी उम्मीदवार